हेलो व्यूअर्स, अगर आप सीएसएस के रिटन एग्जाम या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक इशू जिसको समझना आपके लिए एक्सीडिंगली इम्पोर्टेंट है वो है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेके एग्जामिनेशन में आपसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हब, व्हाट आर द चैलेंजेस टू रियलाइजिंग दिस पोटेंशियल। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन एंड थ्रेट्स टू पाकिस्तान शिफ्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। थर्ड वर्जन इस क्वेश्चन की इस तरह हो सकती है कि ओपिनियन इज डिवाइडेड ओवर वेदर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज इट्स एडवांटेज और लायबिलिटी, टेक अ पोजीशन एंड डिस्कस। और फाइनली ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय पाकिस्तान बिकमिंग अ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हब, critically evaluate Pakistan's potential vis-a-vis its strategic location। ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स और पाकिस्तान के अफेयर्स के दोनों पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम ये स्टार्ट करेंगे जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान शुड बिकम अ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हब, तो इसका मतलब क्या है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये इमेज क्रिएट की है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान बिकमिंग एन इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हब्स के दो मीनिंग है। एक तो यह कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया के साथ ट्रेड हो, दूसरा इसका मीनिंग यह है कि दुनिया के दूसरे जो कंट्रीज हैं और रीजन है वो आपस में ट्रेड करें थ्रू पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, अगर चाइना यूरोप या मिडल ईस्ट के साथ ट्रेड करता है तो वो थ्रू पाकिस्तान करें। इसी तरह अगर अफ्रीका या मिडल ईस्ट सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करते हैं तो वो भी पाकिस्तानी टेरिटरी को यूज़ करें। आई एम हुसैन हैदर, CSP, and you are watching House of Knowledge। अब जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, उसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जहाँ पे सिचुएटेड है वो एक ब्रिज के तौर पे काम सर्व करता है बिटवीन दी फोर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड, जिसमें ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट आते हैं। पाकिस्तान के नेबर में दो बड़े कंट्रीज हैं, चाइना एंड इंडिया। चाइना एक वर्ल्ड पावर है और पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एलाई है। चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना के जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, CPEC चाइनीज सिटी काशगर, जो कि चाइना के वेस्टर्न प्रोविंस शिंगचांग में सिचुएटेड है, वहाँ पे स्टार्ट होता है और गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान में एंटर होता है और पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए ग्वादर और कराची पे जाके ख़त्म होता है। CPEC का पाकिस्तान का ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट बनने का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करने में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि हम आपको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि चाइना शिंगचांग की डेवलपमेंट को, शिंगचांग प्रोविंस की डेवलपमेंट को बहुत ख़ास इंपॉर्टेंस देता है। उसकी दो रीज़न, एक रीज़न तो ये है कि शिंगचांग वेस्टर्न चाइना में वाक़या है और वेस्टर्न चाइना ईस्टर्न चाइना के मुकाबले में तरक्की के लिहाज से बहुत पीछे है, क्योंकि चाइना में जो ज़्यादातर प्रोग्रेस या डेवलपमेंट हुई है वो कोस्टल रीजन या ईस्टर्न रीजन में हुई है। दूसरा, शिंगचांग में जो है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और पास्ट में या वहाँ पे एक अनरेस्ट भी रहा है और चाइना का स्ट्रेटजी ये है कि डेवलपमेंट के ज़रिए से जो अनरेस्ट है उसको कम किया जाए। तो यही वजह है कि पाकिस्तान का शिंगचांग की डेवलपमेंट और सिक्योरिटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ आपको बताते चलें कि ग्वादर और कराची पोर्ट दे प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट सी रूट फॉर चाइनाज ट्रेड विद मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स दोनों लैंड लॉक्ड है, यानी कि उनकी समंदर तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। पाकिस्तान प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट लैंड रूट टू लैंड रोड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ईरान के ज़रिए से भी ट्रांजिट ट्रेड होता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट लैंड रूट है वो पाकिस्तान के थ्रू होता है और उन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट है जिसको कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट और एप्टा। ग्वादर पोर्ट जो है उसका और पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पे जो अफगानिस्तान के साथ है उसमें जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 220 किलोमीटर है।
पाकिस्तान के साउथ में ईरान है। ईरान की इस वक्त बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बट डिस्पाइट दिस ईरान इज रिच इन एनर्जी एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। अरेबियन सी पाकिस्तान को ओमान और यूएई के साथ कनेक्ट करता है और वहाँ से फिर बाकी अरब स्टेट्स के साथ पाकिस्तान का कनेक्शन होता है। अरेबियन सी इंडियन ओशन का पार्ट है विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ट्रेडिंग रूट्स। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दैट मेक्स पाकिस्तान पोटेंशियली एन इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हब। और इसी पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए पाकिस्तान अब मूव कर रहा है जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। यहाँ आपको बताते चलें कि जियो पॉलिटिक्स में स्टेट का जो बेसिक जो फोकस होता है वो मिलिट्री पावर डेवलप करने पे होता है, जबकि जियो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक पावर को डेवलप करने पे मेजर फोकस होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस तो बहुत अरसे से चली आ रही है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान ने इसका एडवांटेज नहीं लिया और ट्रेड और ट्रांजिट हब नहीं बन सका? तो उसकी 5 बड़ी रीजंस हैं। उनमें से नंबर 1 आती है इंडिया का हेजिमोनिक पोस्चर। इंडिया एक रीजनल पावर है जो कि ग्लोबल पावर बनना चाहता है। यहाँ आपको बताते चलें कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट या ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हब बनने के लिए वाइब्रेंट रीजनल ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडिया के हेजिमोनिक एटीट्यूड की वजह से सार्क, जो कि एक साउथ एशियन कंट्रीज के दरमियान एक रीजनल अरेंजमेंट है जिसका ट्रेड एक बड़ा पर्पस है, वो इनफेक्टिव हो गई है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान का जो बाकी सार्क के कंट्रीज़ हैं उनके साथ वाइब्रेंट ट्रेड नहीं हो सका। दूसरा है कंटिन्यूइंग अफगानिस्तान इंस्टेबिलिटी। उसका बड़ा ये हुआ कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान के थ्रू बाकी कंट्रीज़ की या रीजन्स की जो कार्स तक एक्सेस हो सकती थी वो नहीं हो सकी। थर्ड जो है वो ईरान पे वेस्टर्न सैंक्शंस हैं विच आर एज ओल्ड एज द ईरानियन रेवोल्यूशन। और उसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान ट्रेड और उनके दरमियान और कॉपरेशन जैसे गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है उस पर काफ़ी उस पर नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। फोर्थ, पास में हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ भी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी और हमने जियो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। फिर यह कि वर्ल्ड और रीजनल पावर ने पाकिस्तान को अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए भी यूज़ किया। इसकी वजह से ये हुआ कि फॉरेन कंपनीज़ के नज़दीक पाकिस्तान एक इंस्टेबल कंट्री था जहाँ पे उनकी एसेट्स और उनकी लाइफ जो थी वो सेफ नहीं थी। यही वजह कि ओवर द ईयर पाकिस्तान ने बहुत कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। इसको हम बता सकते हैं कि 2005 से 2024 तक पाकिस्तान का शेयर ग्लोबल एफडीआई में सिर्फ 0.12% था। अब हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है इसको करंट थ्रेट क्या है। तो पहला जो थ्रेट है वो कश्मीर इशू है, उसके साथ साथ जो बीजेपी मोदी लेड गवर्नमेंट जो है उसका हेजिमोनिक पोस्चर है। उसकी वजह से बहुत मुश्किल है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इकोनॉमिक रिलेशंस है वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं, और अगर वो नॉर्मलाइज नहीं होते तो फिर सार्क का जो पोटेंशियल है वो भी रियलाइज नहीं होगा और साउथ एशिया विल रिमेन वन ऑफ द लीस्ट इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन। फिर अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहती है और अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं उन्हें हार्बर करता रहता है, तो फिर कार्स के साथ जो पाकिस्तान का ट्रेड का पोटेंशियल है वो भी रियलाइज होना बहुत मुश्किल होगा। मिडिल ईस्ट इस वक्त बहुत वोलेटाइल सिचुएशन में है। इन एनी केस अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस रहती हैं तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ट्रेड रिलेशंस है और अदर एरियाज ऑफ एनर्जी कॉपरेशन है तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम आप बात करेंगे इसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या है पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। तो सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। इट्स ए मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको चाइनीज गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है। अब क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और हम चाइना के स्ट्रेटेजिक एलाई भी हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान का BRI के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। CPEC जो BOI का पार्ट है उसकी वजह से चाइना जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त बन चुका है, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो ज़्यादातर आई है वो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में आई है। अब हमें जो ज़रूरत है और जो इस वक्त जो सेकंड फेज है CPEC का, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आएगी। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना में क्योंकि वेजेस इंक्रीज़ हो रही हैं तो बहुत सी चाइना की लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक द गारमेंट इंडस्ट्री
वो अब किसी दूसरे कंट्रीज में जाके रीलोकेट हो रही हैं और पाकिस्तान कैन बी एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन। सीपैक की एक और इम्पोर्टेंट भी है कि इसमें कोई तीसरा कंट्री भी इसको ज्वाइन कर सकता है, तो इससे मज़ीद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने के अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रिसेंटली हुआ है वो है अपसर्ज इन पाकिस्तान यूएस रिलेशंस। उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएसए की पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर में। और सबसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान की जो अब रिसेंट जो मिडल ईस्ट क्राइसिस में जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है एज ए पीस मेकर, तो उस वजह से पाकिस्तान की इमेज जो पहले एक मिलिटेंट स्टेट की थी या एक स्टेट जहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से अब ये चेंज होके एक पीस मेकर की आ गई है। तो ये पॉजिटिव जो इमेज है, जो गवर्नमेंट्स की इमेजेस है, ये फॉरेन बिजनेसेस को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी और इससे पाकिस्तान की परसेप्शन बेहतर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। अब ये तो अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज़ करने के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन वर्कर्स हैं, उनकी जो एसेट्स हैं, उनकी हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करना पड़ेगी। सेकंड, पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी होगी, रुपये की कीमतें ऊपर नीचे होंगी या प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे, तो उससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अच्छा सिग्नल नहीं मिलेगा। तीसरा यह है कि हमें एक एफिशिएंट और इफेक्टिव इकोनॉमिक गवर्नेंस की भी ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो 19वीं सेंचुरी का है और उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को लेके हम 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं, जो जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, उनको ग्रैपल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। तो हमें ज़रूरत है एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी की, ना सिर्फ फेडरल लेवल पे बल्कि प्रोविंशियल और लोकल लेवल्स पे भी, क्योंकि पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डाउन टू लोकल लेवल्स पे होती है। I trust you like this video. Please like, share and subscribe to my channel House of Knowledge. Thanks for watching.